नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम देखेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम। जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, इससे पहले का मैंने वीडियो में 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को मैंने आपको पढ़ाया हूँ। तो आज इस वीडियो में देखेंगे मित्रों उससे आगे का 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए मित्रों, इसको आरंभ करते हैं। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उस समय देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी मॉन्टेग्यू उस समय कौन थे मित्रों, भारत मंत्री थे, यानी एक प्रकार से भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के तत्कालीन जो है वायसराय थे। तो भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। देखिए, 20 अगस्त 1917 की ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। किस शासन की स्थापना करना है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवंबर 1917 में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। कब किया? नवंबर 1917 में। जो समय भारत मंत्री थे मित्रों मॉन्टेग्यू, इन्होंने किया भारत आया, और उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड एवं अन्य जो असैनिक अधिकारियों थे एवं भारतीय नेताओं थे, इन सभी से इन्होंने क्या किया, इस प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। एक समिति सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में बनाई गई। देखिए, 3 लोगों की एक समिति बनाई गई। सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट की अध्यक्षता में सदस्यता में क्या किया गया, एक समिति की स्थापना की गई, जिसने भारत मंत्री एवं वायसराय को प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहयोग दिया। ये जो तीन लोगों की एक समिति बनाई गई, जिसमें भारत मंत्री एवं वायसराय को प्रस्तावों को अंतिम रूप में देने में सहयोग दिया। सन 1918 ईस्वी में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। कब किया गया मित्रों? 1918 में, जो 1919 का अधिनियम बनेगा। ठीक है, तो 1918 ईस्वी में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण जो है किया गया। यानी देखिए मित्रों, इसमें किन किन वर्गों का, किन किन व्यक्तियों का इसमें 1919 के अधिनियम में योगदान था या शामिल थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है भारत मंत्री मॉन्टेग्यू, दूसरा था तत्कालीन समय के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इसके अलावा जो असैनिक अधिकारी थे और भारतीय नेताओं थे, इन सभी वर्गों से विचार विमर्श किया गया। और साथ ही एक समिति बनाई गई सर विलियम ड्यूक के नेतृत्व में, भूपेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में और चार्ल्स रॉबर्ट के नेतृत्व में। ठीक है, इन्होंने सभी ने मिलकर क्या किया, 1919 के अधिनियम को बनाने में अपना योगदान दिया। यह अधिनियम अंतिम रूप से 1921 ईस्वी में लागू किया गया। कब किया गया? यह अधिनियम अंतिम रूप से 1921 ईस्वी में लागू किया गया। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तकों के मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या किया गया? भारत के इतिहास में क्या किया गया? उनको सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई, और इससे एक युग का अंत और एक नवीन युग का आरंभ माना गया। जिससे क्या कहा गया? एक युग का अंत और एक युग का आरंभ माना गया। इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर दिया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया। इसी घोषणा में क्या किया गया मित्रों? पहली बार जो है उत्तरदायी शासन की जो है बात की गई। ठीक है, 1919 के अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार अधिनियम में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की जो है शब्दों का जो है प्रयोग किया गया। ये शब्दों का प्रयोग किया गया था, लेकिन वास्तव में उत्तरदायी शासन जो है नहीं दिया गया।
ठीक है, अब देखेंगे मित्रों 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो पहला है, प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, केंद्रीय नियंत्रण बना रहा। ठीक है, प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर जो है भारत सचिव का नियंत्रण तो कम हो गया, लेकिन फिर भी केंद्रीय नियंत्रण जो है इन प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर बना रहा। दूसरा है, भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ये दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। एक क्या किया गया, एक भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जिसको जो वेतन जो है किससे दिया जाता था, भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। तीसरा धाराएं हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए। देखिए उस समय क्या होता था, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में क्या होता था मित्रों, 8 सदस्य थे। उसमें से जो 3 जो सदस्य होते थे वो उनको क्या किया गया, भारतीयों को इसमें नियुक्त किया गया तथा इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग विभाग जो है सौंपे गए। इन 3 भारतीय सदस्यों को क्या विभाग सौंपा गया, एक तो है उनमें इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग विभाग जो है इनको सौंपे गए। चौथी पॉइंट, विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। देखिए एक और बात सामने आया मित्रों इसमें कि विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था, जिस पर गवर्नर जनरल सपरिषद कानून बना सकता था। देखिए विषयों को कितने पार्टों में बांटा गया, 2 पार्टों में, एक केंद्रीय और प्रांतीय। राष्ट्रीय महत्व जो भी विषय होते थे उनको केंद्रीय सूची में शामिल किया गया, जिस पर गवर्नर जनरल व सपरिषद जो है उस पर कानून बनाते थे। यानी केंद्रीय विषयों पर गवर्नर जनरल व सपरिषद कानून बना सकता था। विदेशी मामले, रक्षा, राजनैतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी कानून तथा कार्य प्रणाली इत्यादि सभी मामले केंद्रीय सूची में शामिल थे। ठीक है, क्या क्या थे, विदेशी मामले थे, रक्षा थे, राजनीतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी कानून तथा कार्य प्रणाली इत्यादि जो सभी जो मामले थे ये केंद्रीय सूची में शामिल थे। प्रांतीय महत्व के विषयों पर गवर्नर कार्यकारिणी तथा विधानमंडल की सहमति से कानून बनाता था। ठीक है, ये तो केंद्रीय विषय है। केंद्रीय विषय पर कानून कौन बनाता था, एक तो गवर्नर जनरल और सपरिषद जो है ये दोनों मिलकर के कानून बनाते थे केंद्रीय विषय में। और प्रांतीय विषय के विषयों पर गवर्नर जो है कौन बनाने वाला है, गवर्नर, लेकिन किससे सहयोग ले रहा है, एक तो कार्यकारिणी तथा विधानमंडल की समिति से। ठीक है, इनको सहयोग करते थे। गवर्नर जनरल भी प्रांतीय विषय पर भी कानून बनाते थे, लेकिन इसमें सहयोगी कौन थे, एक तो कार्यकारिणी थे, दूसरा था विधानमंडल की समिति थे। विधानमंडल की समिति से जो है कानून ये बनाता था गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रांतीय महत्व के विषय क्या क्या थे, एक तो उसमें प्रांतीय विषय से संबंधित थे स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन, भूमि प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, जल संभरण, अकाल सहायता, शांति व्यवस्था और कृषि इत्यादि जो संबंधित जो मामले थे ये जो प्रांतीय विषय से संबंधित थे। क्या क्या एक बार फिर से देखेंगे, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन, भूमि कर प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, जल संभरण, अकाल सहायता व शांति व्यवस्था व कृषि, ये जो सभी मामले थे ये प्रांतीय विषय से संबंधित थे। जो विषय स्पष्ट हस्तांतरित नहीं किए गए थे सभी केंद्रीय माने गए। इसके अलावा मित्रों जो भी विषय जो बच गया था या जिनको हस्तांतरित केंद्रीय व प्रांतीय में हस्तांतरित नहीं किया गया था उनको ये मान लिया गया कि ये जो भी है वो केंद्र में ही मान लिए गए। 5वां नंबर का 5वां धारा है मित्रों, केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा राज्य परिषद में स्त्रियां सदस्य के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई थी। देखिए 5वां टॉपिक ये है, 5वां शर्त कि केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा बनाया गया।
केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा राज्य परिषद में बनाया गया और राज्य परिषद में स्त्रियों की स्त्री सदस्यता के लिए उपयुक्त जो है नहीं समझी गई थी। केंद्रीय विधानसभा के कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे गवर्नर जनरल बढ़ा भी सकता था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे गवर्नर जनरल बढ़ा भी सकता था। सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक सीमित कर दिया गया। जैसे कि मित्रों, मैं आपको इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बताया हूँ 1909 का अधिनियम, जिसमें पहली बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का बीज बोया गया। अब इसी बीज का क्या किया गया, 1919 के अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या किया गया, इस बीज को बढ़ाया गया। इस बीज को ये बीज जो बोया गया था उसको, ये बीज जो है अब उगना आरंभ हो गया, यानी इसका विस्तार किया गया मित्रों 1919 के अधिनियम में। अब क्या किया गया, इससे पहले कि अब 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अब 1919 के अधिनियम में क्या किया गया, अब सिखों के लिए भी अब सांप्रदायिक निर्वाचन का जो दायरा है उसको बढ़ा करके सिखों को भी क्या किया गया, अब सिखों को भी क्या किया गया, सांप्रदायिक उनको लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र इनको दिया गया। ठीक है, छठवां शर्त है मित्रों, बजट पर केंद्रीय विधान मंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। संपूर्ण भारत के लिए इस 1919 के अधिनियम में कौन कानून बना सकता था, तो संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय विधान मंडल जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा इसकी प्रभाविता 6 महीने तक रहती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है अध्यादेश जारी भी कर सकता था और ये प्रभावित कितने महीने तक रहते थे, 6 महीने तक ये प्रभावित रहते थे। उसके बाद फिर से क्या करना पड़ता था, कानून जो है बनाना पड़ता था। तो 7वां शर्त है मित्रों, बजट पर बहस हो तो सकती थी पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए 1909 के अधिनियम में भी यही था कि कुछ विषयों पर क्या किया गया था, बजट बहस का अधिकार दिया गया था, लेकिन कुछ में क्या किया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ भी वही हुआ कि बजट पर बहस तो की जा सकती थी। 1919 के अधिनियम में बजट पर बहस तो की जा सकती थी, पर जो है मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। और 8वां टॉपिक है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। देखिए ये नई बात है मित्रों, 1919 के अधिनियम में, जैसा कि मैं आपको बताया 1909 के अधिनियम में एक प्रमुख जो धाराएं थी, एक प्रमुख जो बातें शामिल किया गया 1909 के अधिनियम में कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विकास। तो उसी प्रकार 1919 के अधिनियम में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण था मित्रों। ठीक है, प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। ठीक है, क्या गया, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या किया गया, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का गवर्नर जनरल प्रशासन अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों द्वारा करता था। ठीक है, आरक्षित विषयों पर कौन करता था, गवर्नर जनरल जो है शासन जो है अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों की सहायता से करता था। तो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य थे, परंतु उनकी पद स्थापना व पदच्युति गवर्नर की इच्छा पर आधारित थी। देखिए, यद्यपि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था तो लागू की गई, लेकिन सर्वा गवर्नर जनरल ही थे मित्रों, प्रांत में भी यानी आरक्षित में भी और हस्तांतरित में भी। लेकिन बस उसमें बस शब्दों का ये मायाजोल था। लेकिन इसमें क्या किया गया, जो शासन था, जो शक्ति थी, ये गवर्नर जनरल में ही निहित था। ठीक है, इसमें बात आप समझिएगा कि आरक्षित में कौन सा कानून बना सकता था भाई, तो आरक्षित विषयों पर कौन काम करता था, गवर्नर जनरल तथा उनके द्वारा मनोनीत जो है पार्षद, ये काम करते थे। और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किन पर था, उन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था। तो ये मंत्रियों की सहायता से कौन करता था, गवर्नर ही करता था। मंत्रियों की सहायता से गवर्नर नहीं करता था। तो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य थे, परंतु उनकी पद स्थापना व पदच्युति गवर्नर की इच्छा पर आधारित थी।
ठीक है, पर उनकी पद स्थापना व पदच्युति गवर्नर की इच्छा पर आधारित थी। यानी एक प्रकार से यही बात हो रहा है कि इसमें भी गवर्नर ही सर्वे सर्वा था। हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का विभाजन भी दोषपूर्ण था। ठीक है, हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का विभाजन भी दोषपूर्ण था। उदाहरणार्थ सिंचाई तो आरक्षित विषय था और कृषि हस्तांतरित। देखिए, हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का विभाजन भी इसमें क्या किया गया मित्रों, दोषपूर्ण था। इनके विभाजन भी एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया था। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सिंचाई तो आरक्षित विषय का था। देखिए, सिंचाई करना एक आरक्षित विषय का था, लेकिन कृषि जो था वह हस्तांतरित था। अब दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हो गया। अब दोनों सिंचाई और कृषि एक दूसरे से संबंधित हैं। बिना सिंचाई के कृषि नहीं हो सकता और कृषि जो है सिंचाई के बिना नहीं हो सकता। और परंतु स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से अभिभेद्य है ना। इसी प्रकार उद्योग हस्तांतरित था, जबकि जल शक्ति, कल कारखाने आदि आरक्षित विषय थे, जिन्हें एक दूसरे से पृथक करना अव्यावहारिक था। यानी इसमें द्विसदनीय व्यवस्था प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था तो लागू की गई, लेकिन सारा काम जो है कहीं न कहीं केंद्र से ही संचालित होती थी। द्वैत शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई। देखिए मित्रों, द्वैत शासन प्रणाली कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1921 की। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक ये फैक्ट कि द्वैत शासन प्रणाली कब लागू की गई, तो 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई, जो 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। 1 अप्रैल 1937 से 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक जो है द्वैत शासन प्रणाली जो है चलती रही। परंतु बंगाल में 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक जो है यह कार्य नहीं कर सकी द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बुराई थी प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। अगर हम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का बुराई के रूप में अगर हम देखें तो एक दो बुराई रूप मुख्य रूप से सामने आता है मित्रों। एक तो है प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था और दूसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। ठीक है, तो ये था मित्रों 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यह अधिनियम भी एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का ही संवर्धन कर रहे थे, हितों का ही संरक्षण कर रहे थे यह अधिनियम। और कुछ जो है अधिकार जो है धीरे धीरे जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा अपने सुधार अधिनियम को रखते हुए कुछ अधिकार जो है भारतीयों को दिया जा रहा था। लेकिन प्रमुख रूप से उनका उद्देश्य यह होता था कि कहीं न कहीं जो है अपनी साम्राज्य को बनाए रखना। इसी उद्देश्य से लेकर जो है ये कुछ भी अधिनियम बनाया जाता था, कुछ भी सुधार अधिनियम होता था मित्रों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनका उद्देश्य, उनका ध्येय सिर्फ ये होता था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति को यथागत जो है बनाए रखना। यद्यपि कुछ अधिकार तो दिया गया भी था, लेकिन फिर भी वो उतना अधिकार उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का संवर्धन करते थे ये अधिनियम। इस प्रकार फिर से मित्रों ये अगला वीडियो में 1935 के अधिनियम में फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।